हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो दैट वी विल कवर द क्रैश कोर्स प्लान। ओके, राइट। तो इन द क्रैश कोर्स प्लान वी डिस्कस दैट वी विल स्टार्ट विद द इनकम टैक्स। तो इन द मॉर्निंग सेशन वी विल स्टार्ट विद income tax, and in the evening session we'll just cover the legal part. okay, so अभी मॉर्निंग के सेशन में हम इनकम टैक्स का पार्ट 1 करेंगे। इस पार्ट 1 के अंदर हम लोग कवर अप क्या क्या करेंगे, इसके अंदर जो बेसिक थिंग्स हैं जैसे टैक्स स्लैब्स हुई, रिबेट हुई, जो बेसिक जो रिबेट है हमारे पास वो। उसके बाद हम लोग करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस और थोड़े बहुत MCQ जो आप लोगों को टिक करने, और बस इतना सब हम आज कवर करेंगे। जो एक बेसिक होता है इनकम टैक्स का, वहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करते करते हम लोग आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिल सके। और इन सब क्लासेस की जितनी भी PDF है और जितना भी एक्स्ट्रा कंटेंट है विच आई प्रोवाइड, वो सब मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे विच इज़ अरोरा क्लासेस फॉर नेट JRF। आप उसे प्लीज़ टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए फॉर फर्दर वीडियोस, फॉर फर्दर PDFs एंड द एक्स्ट्रा कंटेंट। MCQ क्विज़ भी आपको, MCQ के लिंक भी आपको वहीं मिलेंगे। क्विज़ेस होते हैं हमारे, और जैसा कि हमने क्रैश कोर्स प्लान में डिस्कस किया था, अब हम लोग क्विज़ भी करेंगे ऑन द डेली बेसिस। जो हम रिवीजन पार्ट में करेंगे उसी के हमारे क्विज़ होंगे। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज सेशन। सो टुडे वी स्टार्ट यूनिट 10 ऑफ इनकम टैक्स। ओके, ये सिर्फ कॉमर्स में ही हमारे पास काउंट होती है क्योंकि मैनेजमेंट में ये इनकम टैक्स की यूनिट नहीं आती है। तो हम लोग इनकम टैक्स कवर करेंगे। इनकम टैक्स कवर करना आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चलो बेसिक पढ़ते हैं कि क्या क्या है इनकम टैक्स में। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो मैंने बता ही दिया है कि हम लोग टैक्स स्लैब्स कवर करेंगे, सरप्लस चार्जेस कैसे होते हैं, टैक्स स्लैब्स कैसी कैसी होती हैं, रिबेट कौन सी है हमारे पास, और रेजिडेंशियल स्टेटस कौन सा, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में समझेंगे, राइट। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा इनकम टैक्स का एक्ट क्या है। हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट है 1961। कौन सा? 1961, जो ऑल इंडिया पे अप्लाई होता है। ओके, उसके बाद इसमें होता क्या क्या है, दो चीज़ें होती है हमारे पास, इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल। ठीक है, अब इनकम टैक्स एक्ट में क्या करना है ये डिफ़ाइन होता है, राइट। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, रिकवरी हुई ऑफ इनकम टैक्स, कलेक्शन हुआ, सब क्या करना है ये डिफ़ाइन होता है इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, और कैसे करना है ये डिफ़ाइन होता है इनकम टैक्स रूल में। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 और रूल है 1962। इनकम टैक्स रूल 1962। ठीक है, फिर रिपीट कर रही हूँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या करना है, राइट, और इनकम टैक्स रूल 1962 में कि कैसे करना है, हम वो चीज़ कैसे करेंगे। इसके बाद होता है हमारे पास फाइनेंस एक्ट। ठीक है, जो हर साल बजट पेश होता है, फाइनेंस एक्ट पेश होता है, राइट। उसमें हम लोगों की टैक्स रेट और जो टैक्स स्लैब्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं। तो कितनी बार क्वेश्चन आया गया है कि सेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, और बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं इससे रिलेटेड जिसमें टैक्स हमारे कंटेंट में आती है, उसमें कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टैक्स रेट्स होती है वो कहाँ डिसाइड होती हैं, किस जगह पर डिसाइड होती हैं। तो उस ऑप्शन में होता है इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल, या फाइनेंस एक्ट, या CBDT द्वारा डिफ़ाइन होती है। तो CBDT क्या है वो मैं आपको भी बताती हूँ, पर इसका आंसर होता है कि टैक्स रेट जो डिसाइड करते हैं वो हमारी डिसाइड होती है फाइनेंस एक्ट में, जो हर साल पेश होता है हमारे बजट। ओके, अब CBDT क्या होता है हमने पढ़ लिया, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल, फाइनेंस एक्ट हम लोग समझ गए हैं। अब CBDT क्या होता है? CBDT एक अथॉरिटी पावर है विच इज़ एब्रीवेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, राइट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो अथॉरिटी पावर है और पूरा इनकम टैक्स का हेड करती है, राइट। अब जो भी इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है उसको क्लियरली डिफाइन करती है, उसके बारे में स्कोप्स बताती है कि क्या क्या है, प्रोविज़न क्या होने चाहिए, उसके अंदर प्रोविज़न क्या है, कैसे प्रोसेस होगी, वो सब CBDT बताती है सर्कुलर इशू करके। और टाइप के काम भी CBDT के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें होगी, तो वो सब उसका ध्यान CBDT रखती है। और CBDT के द्वारा जो सर्कुलर फ्लो होता है उसी को ही यूज़ लिया जाता है। जो नोटिफिकेशन आते हैं पब्लिक में या जो ऑफिसर्स नोटिफिकेशंस देते हैं वो CBDT के द्वारा ही जो सर्कुलर आता है उसी को यूज़ किया जाता है, राइट।
तो अब जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट में हमारे लिए क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो हमारे आगे काम आएगी, क्या क्या मेन कंटेंट है, राइट। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स लगता है किस पे, हम पे ही लगता है या किसी कंपनी पे लगता है। तो असेसी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, ठीक है, असेसी। अब असेसी होता कौन है? असेसी हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स, यानी कि जो टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, जिसने कमाया है डिफरेंट सोर्सेज से, कोई भी हो सकता है। कौन कौन हो सकता है ये अभी हम आगे जाके पढ़ लेंगे, पर एसएससी कौन? जिस पर टैक्स लगेगा या जो टैक्स देने के लिए लाइबल है। बेसिक थिंग पे हमें यही समझना है कि एसएससी एक ऐसा पर्सन है जो टैक्स देने के लिए लाइबल है, या जिसकी इनकम एक टैक्स स्लैब से क्रॉस कर रही है, एक लिमिट से क्रॉस कर रही है, और वो टैक्स देने के लिए लाइबल हो जाएगा, ठीक है। इनकम बहुत सारे सोर्सेज से हो सकती है। इनकम टैक्स हेड में 5 सोर्सेज हैं, जिसे भी हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम होती है टोटल इनकम फ्रॉम ऑल द 5 हेड्स, राइट। मैंने अभी बताया कि हमारे पास 5 हेड है, ठीक है, इनकम के लिए। तो ग्रॉस टोटल इनकम होती है जितनी भी हमारी टोटल इनकम हुई है उन 5 हेड से, उसे हम ग्रॉस टोटल इनकम में काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग है असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर होता क्या है? पहले तो ये देखो कि असेसमेंट दिया कहाँ हुआ है। असेसमेंट ईयर मेंशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में, राइट। A period of 12 month which is from 1st April to 31st of March, right। तो पीरियड जो 12 महीने का होता है 1st अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31st मार्च तक चलता है। ये हमारा असेसमेंट ईयर, जिसमें हम असेस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में, क्योंकि टैक्स तो हम असेसमेंट ईयर पे लगाते नहीं है, हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे लगाते हैं। तो असेस करना यानी कि हम एनालाइज करेंगे कि कितना कितना टैक्स बन रहा है। तो हमारा 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक असेसमेंट ईयर चलता है। अब प्रीवियस ईयर क्या हुआ? प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में हमारे पास मेंशन है टैक्स लायबिलिटी ईयर, यानी कि जिस साल में हमने अर्न किया है। जैसे फाइनेंशियल ईयर हुआ हमारा, तो फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस ईयर में हम लोग अर्न करते हैं और उस पर असेसमेंट ईयर में हमारे पास टैक्स लगता है, ठीक है। ऑन विच ईयर इनकम वी हैव टू पे टैक्स, यानी कि जिस साल की इनकम पे हमें टैक्स पे करना पड़ता है उसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, ठीक है। चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स जो सेक्शन 4 में दिए हुए हैं। अब चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स में क्या क्या हो सकता है? चार्जेस एवरी असेसमेंट ईयर। सेकंड पॉइंट है चार्ज ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 231। मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स जो सेक्शन 4 में है उसके अंदर क्या क्या मेंशन है? चार्ज एवरी असेसमेंट ईयर, चार्ज ऑन एवरी पर्सन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 231, चार्ज बाय द टोटल इनकम अर्न बाय द पर्सन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। बताया मैंने कि प्रीवियस ईयर पे ही लगती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें चार्ज ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 4 में ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो, अब हम बात कर रहे थे असेसी, यानी कि पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो अब वो पर्सन हो कौन कौन सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी बोला कि चार्ज ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 4 में मेंशन है सेकंड पॉइंट पे चार्ज ऑन एवरी पर्सन। तो ये पर्सन जो अंडर सेक्शन 231 के अंदर डिफाइन है, तो ये पर्सन होते कौन कौन से? तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा पर्सन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल, जो कि हम होते हैं, जो अलग अलग टैक्स पे करते हैं, इंडिविजुअल जो लोग हम हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP और BOP, AOP एंड BOP, राइट। उसके बाद लोकल अथॉरिटी हो सकती है कोई सी भी, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, राइट। तो ये हमारे पास 7 टाइप के पर्सन हैं जो टैक्स के सेक्शन अंडर सेक्शन 231 में डिवाइड हैं, डिफ़ाइन किए हुए हैं कि कैसे कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं जिन पे टैक्स लगेगा, राइट। चलो, अब नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि नॉर्मल केसेस में हम लोग टैक्स प्रीवियस ईयर पे काउंट करते हैं और असेसमेंट ईयर में उसको लगाते हैं। ये तो हमारा होता है नॉर्मल केस। जैसा कि मेंशन है, इन नॉर्मल केसेस वी हैव टू पे द इनकम टैक्स ऑन आवर प्रीवियस ईयर इनकम, यानी कि हम प्रीवियस ईयर की जो इनकम होती है, अभी मैंने बताया जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है उस पर ही हम टैक्स असेस करते हैं। किसमें? असेसमेंट ईयर में। अर्न हम प्रीवियस ईयर में करते हैं, उस अर्निंग के बेसिस पे असेसमेंट ईयर में उस पर हम इनकम टैक्स लगाते हैं, ठीक है। पर कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ एग्जाम्पशन ऐसे हैं जिन पे प्रीवियस ईयर में ही कमा रहे हैं और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगता है।
ठीक है। तो ऐसे कुछ टाइप के केसेस कौन कौन से हैं, चलो रीड करते हैं। दोबारा बता रही हूँ, एक्सेप्शन क्या होता है। एक्सेप्शन वो हैं जिनमें प्रीवियस ईयर में ही अर्न करते हैं और प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगाते हैं, और नॉर्मल केसेस में होता है कि प्रीवियस ईयर में हम लोग अर्न कर रहे हैं और असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स लगाते हैं। तो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं हमारे पास। फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारे पास केस 1, इनकम फ्रॉम नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी। जो एक नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी है, अब नॉन रेजिडेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ कि मैम नॉन रेजिडेंट तो पता ही नहीं है हमें नॉन रेजिडेंट क्या होता है। तो नॉन रेजिडेंट हम लोग आगे जाके कवर करेंगे, इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि नॉन रेजिडेंट क्या होता है। तब तक के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि केस 1 में डिफाइन है इनकम फ्रॉम नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी, यानी कि जो नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी होती है उसकी इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही, जिस ईयर में वो अर्न करती है उसी ईयर में उसके ऊपर इनकम टैक्स लग जाता है। सेकंड केस है हमारे पास इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर एवर या किसी काम के लिए, ठीक है। तो उस पर भी हम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा देंगे। थर्ड केस है हमारे पास इनकम ऑफ पर्सन हु इज़ ट्रांसफरिंग द असेट्स टू अवॉइड द टैक्स, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो अपने असेट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है किस चीज़ के लिए, टैक्स अवॉइड करने के लिए। तो भाई इनकम टैक्स का शिकंजा भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो नहीं छोड़ते, आप लोग कितना ही लूप होल निकाल लो वो अपना काम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि ज़्यादा समझदारी दिखा रहा है अपने असेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए या अवॉइड टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो उस पर भी सेम ईयर में टैक्स लग जाता है। केस 4 है इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस, यानी कि बिज़नेस ख़त्म होने वाला है, आगे जाके शट डाउन होने वाला है, तो उस पर भी प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाता है। फिर हमारे पास 7वां पॉइंट था टोटल इनकम क्या होती है। टोटल इनकम मेंशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में। ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस कर देते हैं। डिडक्शन होते हैं 80C से 80U तक के, ठीक है। इनको भी हम कवर करेंगे। पहले अभी यही समझ लेते हैं कि टोटल इनकम होती क्या है, यानी कि TI = GTI माइनस ऑल डिडक्शन, ठीक है। ये हमारी हो जाती है टोटल इनकम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये पर्सन जो अभी मैंने बताया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में मेंशन है हमारे पास। इसमें AOP और BOP की भी डेफिनेशन मैंने मेंशन करी है, आप लोग प्लीज़ एक बार रीड आउट कर लेना। ओके चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टैक्स स्लैब्स और सरप्लस रेट्स, ठीक है। टैक्स स्लैब्स क्या होता है, कितनी कितनी इनकम पे कितना कितना टैक्स हम लोगों के लगता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल HUF AOP BOP और आर्टिफिशियल जुडिशियल, ठीक है। तो इंडिविजुअल का फर्स्ट केस जो हम लोग पिक कर रहे हैं, उस केस में हमारे पास एज कितनी है, अप टू 60, यानी कि जो नॉर्मल सिटीज़न होते हैं विच इज़ फ्रॉम अप टू 60, राइट। तो अप टू 60 तक हमारे पास टैक्स कितना लगेगा, तो अप टू 2.5 लाख, अप टू 2.50 लाख पे निल होता है, राइट। उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। 2.5 से 5 लाख पे 5% होता है, 5 लाख से 10 लाख पे 20% है, और अबव 10 लाख यानी कि अगर 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम जा रही है 60 साल के इंसान तक की, अप टू 60 ईयर्स, राइट। अप टू 60 ईयर्स पे अगर आपकी इनकम इज़ गोइंग टू अबव टू 10 लाख, तो उस पर 30% से टैक्स लगेगा, राइट। अब अगर मोर देन 60 है, किसी इंडिविजुअल की एज मोर देन 60 है और लेस देन 80 है, मोर देन 60 और लेस देन 80 है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2.5 लाख था, 2.50 लाख था, और यहाँ पे अप टू 3 लाख तक नील कर दिया है, ठीक है। अप टू 3 लाख तक नील कर दिया है। 3 to 5 लाख पे 5% है, 5 to 10 लाख पे 20% है, और अबव 10 लाख पे 30% है। यानी कि जो यहाँ पे 2.50 लाख तक नील था, वो यहाँ पे 3 लाख तक नील कर दिया, और 3 लाख से 5 लाख पे 5% कर दिया, और रिमेनिंग इज़ द सेम। 5 to 10 पे 20 था अप टू 60 में, और मोर देन 60 में भी अप टू 20 है। अबव 10 लाख पे भी 30 था, और इसमें भी अबव 10 लाख पे 30 है, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। जो लोग मोर देन 60 होते हैं बट लेस देन 80 होते हैं, वो होते हैं सीनियर सिटीजन, और जो लोग मोर देन 80 होते हैं उनको हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन बुलाते हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या होता है, इनमें होता है 5 लाख तक पे, यानी कि अप टू द इनकम ऑफ 5 लाख पे निल होता है, यानी कि कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और 5 लाख से 10 लाख पे, यानी कि मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख पे 20% होता है, यानी कि जो 5% वाला एक इनकम टैक्स का स्लैब है वो इसमें से हट चुका है, ठीक है। 5 to 10 लाख पे 20% है, और अबव 10 लाख पे हमारे पास आया है 30%, ठीक है। ये रेट्स ध्यान में रखनी है,
क्योंकि इसी से कितनी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर आपको टैक्स रेट्स दे देते हैं, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए दे देते हैं कि अब आप टैक्स कैलकुलेट कीजिए। तो फिर उसमें इनकम भी मेंशन करते हैं, तो मतलब एज भी मेंशन करते हैं, सॉरी, अगर एज मेंशन कर रहे हैं तो आपको इस एज के अकॉर्डिंग, जो एज मैंने बताई उस एज के अकॉर्डिंग आपको टैक्स स्लैब याद रखने हैं और उस अकॉर्डिंग टैक्स लगाना है, ठीक है। तो अब इन पे सरप्लस क्या लगता है इंडिविजुअल पे, 50 लाख टू 1 करोड़ पे 10% लगता है। अब सरप्लस होता क्या है, टैक्स ऑन टैक्स, जो हमारी टैक्सेबल इनकम आई है उस पर भी टैक्स लगता है अगर आपकी इनकम एक लिमिट से क्रॉस हो रही है, यानी कि आपकी टैक्सेबल इनकम एक लिमिट से क्रॉस कर रही है तो उस पर भी हमारे टैक्स लगेगा। सरप्लस यानी कि प्लस, तो प्लस करेंगे हम लोग, तो टैक्स ऑन टैक्स, राइट। तो 50 लाख टू 1 करोड़ पे 10% होता है, 1 करोड़ टू 2 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ पे 15% होता है, और मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़, मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ पे टैक्स रेट इज़, सरप्लस रेट इज़ 25%। और अगर आपकी इनकम मोर देन 5 करोड़ है, इफ़ योर इनकम इज़ मोर देन 5 करोड़ देन द सरप्लस रेट इज़ 37%, राइट। तो 37% से अगर इफ़ यू आर क्रॉसिंग द इनकम 5 लाख, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये तो हो गया इंडिविजुअल के केसेस में। अब आई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, राइट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के केसेस में हमारे पास क्या होता है, बहुत बेसिक है कोऑपरेटिव का। तो अप टू 10,000 पे 10% है, अप टू 10,000 पे 10% है, 10K टू 20K यानी कि 10,000 से 20,000 के केस में 20% है, 10,000 पे 10,000, 20,000 तक पे 20,000, और अगर 20,000 के ऊपर क्या आता है 30,000, तो 30,000 पे 30%, ठीक है। 10,000 पे 10%, 20,000 तक पे 20%, और 20,000 के ऊपर 30,000 यानी कि 30%, ठीक है। तो 20,000 से ऊपर जो भी इनकम हमें क्रॉस करेगी, यानी कि इनकम जो क्रॉस कर रही है 20,000 पे, वो होगी 30% से चार्ज, राइट। अब इस पे सरप्लस क्या होता है, इफ़ योर इनकम इज़ मोर देन 1 करोड़, if your income is more than 1 crore then the surplus rate is 12%, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरी टीचिंग समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डालो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे, अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक कंपनीज़ पे कि डोमेस्टिक कंपनी पे क्या क्या टैक्स रेट्स, क्या क्या टैक्स स्लैब से टैक्स रेट लगती है, ठीक है। अगर इसमें दो केसेस हैं, अगर टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर, ग्रॉस रिसीट इन द प्रीवियस ईयर, या आपका टोटल टर्नओवर 400 करोड़ 400 करोड़ से क्रॉस नहीं करता है, यानी कि अप टू 400 करोड़ है टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट इन द प्रीवियस ईयर, इफ़ up to 400 crore then your tax rate is 25% of total income. This is the flat rate, इस पे कोई स्लैब्स नहीं है। अगर आपकी इनकम अप टू 400 करोड़ है, यानी कि आपका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट इन द प्रीवियस ईयर अप टू 400 करोड़ है, तो योर टैक्स रेट इज़ 25% ऑफ टोटल इनकम। और अगर 400 करोड़ से क्रॉस कर रहा है, अगर योर इनकम इज़ क्रॉसिंग 400 करोड़ देन योर टैक्स रेट इज़ 30% ऑन टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब सरप्लस क्या करता है, इसमें सरप्लस है 1 करोड़ टू 10 करोड़ पे, क्योंकि हमने इसमें टैक्स रेट बहुत हाई लगा ली है, तो क्योंकि हमने इस पर टैक्स रेट बहुत हाई लगाई है तो सरप्लस कम लगाएंगे। तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक पे 7% लगता है, 1 करोड़ टू 10 करोड़ पे 7% है, मोर देन 10 करोड़ पे 12% है, मोर देन 10 करोड़ पे 12% है सरप्लस, ठीक है। ये हो गया हमारा डोमेस्टिक कंपनी का केस, ठीक है। फॉरेन कंपनी, चलो फॉरेन कंपनी देखते हैं, फॉरेन भी घूम लेते हैं, डोमेस्टिक तो घूम ही लिए, अब फॉरेन भी घूम लेते हैं, चलो। तो फॉरेन कंपनी के केस में क्या होता है, फॉरेन कंपनी के केस में फ़िक्स है, फ्लैट रेट है 40% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है।
और सरप्लस है अगर इनकम 1 करोड़ टू 10 करोड़ है तो 2%, और अगर अबव 10 करोड़ है तो 5% लगेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ये भी ध्यान रखना कि मोर टैक्स लेस सरप्लस, यानी कि फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट ज़्यादा लग रही है, 40% लग रही है। ठीक है, तो सरप्लस मिनिमम होगा 2% और 5%। 1 करोड़ टू 10 करोड़ पे 2% और अबव 10 करोड़ पे 5% है। अब हमने डोमेस्टिक देख लिया, फॉरेन भी घूम आए। अब हम देखते हैं पार्टनरशिप फर्म, LLP और लोकल अथॉरिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म, लोकल अथॉरिटी और पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है। तो पार्टनरशिप फर्म के और LLP और लोकल अथॉरिटी के केस में भी फ्लैट रेट है, विच इज़ 30% ऑफ टोटल इनकम, विच इज़ 30% ऑफ टोटल इनकम। पार्टनरशिप में 30% है, फॉरेन कंपनीज़ में 40% है। ठीक है, पार्टनरशिप में 30 है, फॉरेन कंपनी, फॉरेन जाते हैं तो एक्सचेंज रेट महंगी होती है ना, डॉलर महंगा है यानी कि रेट महंगी आएगी। तो हम लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, अगर कभी भी कन्फ्यूजन हो कि 30 है या 40 है, तो फॉरेन जाते हैं तो फॉरेन जाना महंगा पड़ता है ना, फॉरेन जाना कॉस्टली होता है, तो उसकी टैक्स रेट भी कॉस्टली होगी, यानी कि 40% है। और पार्टनरशिप तो हमारे कहीं भी हो सकती है, तो पार्टनरशिप में थोड़ा लोड भी कम हो जाता है तो रेट भी कम कर देंगे, तो विच इज़ 30%, राइट। तो 30% ऑफ टोटल इनकम इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, LLP, लोग और फिर लोकल अथॉरिटी। और सरप्लस चार्ज करेंगे 12% ऑफ नेट टोटल इनकम इज़ मोर देन 1 करोड़, यानी कि अगर आपकी नेट टोटल इनकम NTI इज़ मोर देन 1 करोड़ देन द सरप्लस रेट इज़ 12% ऑन NTI, राइट। अगर 1 करोड़ क्रॉस करती है तो सरप्लस 12% होगा पार्टनरशिप फर्म के केस में, राइट। चलो, ये हो गई हमारी टैक्स स्लैब्स, जितनी भी थी हमारे पास सारी टैक्स स्लैब्स हमने कंप्लीट कर लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिबेट देखते हैं। ठीक है, अब हम रिबेट देखते हैं, जो बेसिक रिबेट है हमारी अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, पर मिलेगी किसको, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं। ठीक है, और जिनकी नेट टोटल इनकम 5 लाख है, यानी कि अप टू 5 लाख है। अगर 5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो रिबेट नहीं मिलेगी, अगर अप टू 5 लाख है तो ही रिबेट मिलेगी, और इसके लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब रिबेट मिलती कैसे, या तो 100% ऑफ टैक्स पेबल, जितना आपका टैक्स बन रहा है उसका 100%, या 12,500 विच एवर इज़ लेस टैक्स पेबल, और 12,500 विच एवर इज़ लेस, उसकी रिबेट हमें अंडर सेक्शन 87 के अंतर्गत मिल जाएगी। ठीक है, अब हुआ क्या, ये हमारे पास है असेसमेंट ईयर 20 और 21 के लिए, इसमें किया गया है 5 लाख अप टू 5 लाख पे 12,500। ठीक है, इसके लिए आपको रेजिडेंट होना ज़रूरी है। You are a resident individual. Your total income after reducing the deduction under chapter 6, टोटल इनकम कैसे आएगी, जो आपके डिडक्शन है उनको माइनस करने के बाद, यानी कि जो आपने डिडक्शन है अपने जो सेक्शन दिए हुए हैं 80C से 80D और सो ऑन, यानी कि 80U तक। ठीक है, और डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़ इन फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 5 लाख तक की इनकम पे ही मिलेगा। ठीक है, टैक्स रिबेट इज़ लिमिटेड टू द 12,500। दिस मीन्स इफ़ योर टैक्सेस पेबल इज़ लेस देन 12,500 देन यू विल नॉट हैव टू पे एनी टैक्स। ठीक है, डू नॉट दैट द रिबेट विल बी अप्लाइड टू द टोटल टैक्स बिफोर एडिंग द हेल्थ एजुकेशन सेस, विच इज़ इन असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 में 4%। ठीक है, तो रिबेट मतलब एजुकेशन और हेल्थ सेस चार्ज करने के पहले, रिबेट कब मिलेगी, पहले, फिर उस पर हम सेस चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये तो हुई 2021 के लिए, और पहले थी असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और फाइनेंशियल ईयर 17-18 में 3.5 लाख तक पे, अप टू 3.5 लाख तक पे थी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ पुराना, क्योंकि कितनी बार क्वेश्चंस में पुरानी टैक्स रेट पे टैक्स निकालने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, तो पुराने में क्या था, ओल्ड सेक्शन में था अप टू 3.5 लाख से होनी चाहिए इनकम। अगर 3.50 लाख क्रॉस करती है तो देर इज़ नो रिबेट फॉर द इंडिविजुअल्स, राइट। तो अगर इफ़ योर इनकम इज़ अप टू 3.50 लाख देन यू आर एलिजिबल फॉर द टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A विच इज़ 2,500। कंडीशंस आर सेम, सब चीज़ सेम होएगी। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा 87A रिबेट जिसमें हम लोगों को मिलती है। अब कुछ स्पेशल रेट भी होती है इनकम टैक्स के अंदर, तो वो क्या क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि आज हमें हमारा पूरा बेसिक क्लियर करना है। तो आज हमारा जितना भी बेसिक है हम लोग कवर अब कर लेंगे, ठीक है। तो स्पेशल टैक्स रेट हमारे पास 3 स्पेशल टैक्स रेट्स हैं अंडर सेक्शन 115BB 115BB टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम जो हमें लॉटरी से मिल रही है, कार्ड गेम से मिल रही है, हॉर्स रेस में मिल रही है, या एनी कोई भी स्पेकुलेशन इनकम जो लीगली नहीं है, मतलब जिस पे जैसे हम लोग सट्टा वट्टा लगा रहे हैं वो वाली टाइप की जो इनकम होती है, जैसे लॉटरी हुई, कार्ड गेम हुई, हॉर्स रेस और स्पेकुलेशन की इनकम पे 30% रेट से हम लोग इनकम टैक्स चार्ज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर सेक्शन 115BBF, ये था बीबी जिसमें कैजुअल इनकम थी, ठीक है। 115BBF पे क्या है, पेटेंट से इनकम है, जो हमारी इनकम आ रही है हमारे पास पेटेंट से, ठीक है। पेटेंट की इनकम पे कितना लग रहा है, 10%। पेटेंट डेवलप एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, डेवलप्ड मीन 75% ऑफ एक्सपेंडिचर, ये भी याद रखना, सिर्फ टैक्स रेट याद मत रख लेना। डेवलप का मीन्स क्या है, 75% ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंडिया, यानी कि जो 75% एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो 75% इंडिया के अंदर होने चाहिए या इंडिया में इनकर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 115BG, 115B में कैजुअल इनकम है, 115BF में पेटेंट से इनकम है, और 115BG में कार्बन क्रेडिट है। कार्बन क्रेडिट 10% है। कार्बन क्रेडिट होता क्या है ये हम अभी समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 3 स्पेशल केसेस, ठीक है। 115BB में कैजुअल इनकम है, 115BBF में पेटेंट से इनकम है, पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, इनकम फ्रॉम पेटेंट, ठीक है। और 115BG में है कार्बन क्रेडिट, उस पर टैक्स रेट है हमारे पास 10%, ठीक है। ये MCQ है जो अभी के वीडियो के बेसिस पे ही हैं, जो अभी हमने अभी तक कवर अप किया है उसी के बेसिस पे हैं। तो एक बार लगाना, आंसर बाद में देखना, मैंने आंसर दिए हैं पर आंसर बाद में देखना, अपना दिमाग मत लगाना पीठ पे, क्योंकि फिर अगर अपना दिमाग लगाओगे ना तो फिर दिमाग लग जाएगा और समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए पहले करके देखना उसके बाद आंसर चेक करना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे ही टैक्स लगता है हमारे पास। तो हम लोग अब पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। पहले रेजिडेंशियल स्टेटस का चार्ट समझ लेते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस है सेक्शन 6 में, रेजिडेंशियल स्टेटस गिवन किस में, सेक्शन 6 में। इंडिविजुअल या HUF हो सकते हैं, फर्म, AOP, BOP, कंपनी, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, यानी कि 2 सेक्शन में डिवाइड किया, इंडिविजुअल और HUF। और सेकंड सेक्शन दैट वी हैव इज फर्म, AOP, BOP, कंपनी एंड लोकल अथॉरिटी, ठीक है। देन वी सब डिवाइडेड द इंडिविजुअल एंड HUF सेक्शन इन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ठीक है। देन वी अगेन सब डिवाइड द रेजिडेंट सेक्शन इन ऑर्डनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट अगर होगा तो फिर वो ऑर्डनरी रेजिडेंट होगा या नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट होगा। एक बार और रिपीट करती हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में मेंशन है। Then we divide the residential status in the 2 section, which is individual and HUF, and the second section we have is firm, AOP, BOP, company and or local authority. Then we have 2 section in individual and HUF section. The first one is resident यानी कि individual HUF. In the individual and HUF we have the first section is resident, which is mentioned in section 6 under section 1, or the second part of individual or HUF is non-resident, which is mentioned in section 2 subsection 30, right? In the part of resident we have again 2 subsection, which is ordinary and non-ordinary. Non-ordinary resident is mentioned in the section 6 subsection 6, right? तो ये हमने समझ लिया। और फर्म और AOP, BOP, कंपनी, लोकल अथॉरिटी को हम लोग रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकम टैक्स in India, the income tax laws in India classify tax person as resident, a resident, non-ordinary resident, but not ordinary resident and non-resident, ठीक है। ऑर्डनरी, नॉन ऑर्डनरी और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। रेजिडेंट यानी कि यहाँ पे हम लोग मानेंगे
ऑर्डनरी रेजिडेंट, ठीक है, क्योंकि ये रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी है, तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी और नॉन रेजिडेंट तो है ही सही हमारे पास। तो टैक्स लाइबिलिटी इन कैटेगरीज के बेसिस पे अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम लोग काउंट करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं रेजिडेंट को। रेजिडेंट क्या है? अ टैक्स पे A taxpayer would qualify as a resident of India if he satisfy one of the following condition। अब ये जो दो कंडीशन है ना, ये बेसिक कंडीशन है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी इंडिविजुअल या HUF एक कंडीशन भी फॉलो कर लेती है या एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर देती है तो वो रेजिडेंट हो जाती है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाती है। अब ऑर्डनरी होगी या नॉन ऑर्डनरी होगी उसके लिए हमारे पास स्पेशल केसेस हैं, ठीक है। तो अभी बेसिक पढ़ो। बेसिक टू कंडीशंस क्या है? अगर कोई इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया फॉर ए ईयर इज़ 182 डेज़ और फॉर मोर, यानी कि एक साल में 182 डेज़ से ज़्यादा, 182 और 182 से ज़्यादा रहे, या फिर स्टे इन इंडिया फॉर द इमीडिएटली 4 प्रीसीडिंग ईयर इन 365 डेज़, यानी कि जो लास्ट के 4 साल हैं उसमें 365 दिन यानी 365 डेज़ रह ले, और मोर एंड 60 डेज़ और मोर इन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 60 या 60 डेज़ से ज़्यादा रहे। तो अगर इन दोनों केसेस में से कोई भी एक केस या कोई भी एक कंडीशन, ये बेसिक कंडीशन है, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर लेते हैं तो वो रेजिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ चेंज हुआ है, देखते हैं क्या चेंज है। इन द इवेंट एन इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया लीव्स इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, कोई फाइनेंशियल ईयर में अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ रहा है तो होगा क्या? ही विल क्वालिफाई एज ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उसे भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। कब? किस केस में? ओनली इफ़ ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज़ और मोर, यानी कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन है ना, इसके बेसिस पे ही उसे रेजिडेंट मान लिया जाएगा। सच इंडिविजुअल आर फॉलोड एज लॉन्गर टाइम ग्रेटर देन 60 डेज़ एंड लेस देन 182 डेज़ इन स्टे इन इंडिया, यानी कि इसके बेसिस पे उसे रेजिडेंट ऑफ इंडिया मान लिया जाएगा। However, from the financial year 2021 the period is reduced, यानी कि जो 182 डेज़ है ना उसको 120 रिड्यूस कर दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2021 से। डेज और मोर फॉर सच एन इंडिविजुअल whose total income अदर देन फॉरेन सोर्सेज एक्सीड 15 लाख, अगर 15 लाख से इनकम एक्सीड कर रही है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से जो पीरियड है 182 डेज़ का उसे 120 डेज़ पे ले आया जाएगा, ठीक है। अगर इनकम 15 लाख से क्रॉस कर रही है और अदर देन फॉरेन सोर्सेज, ठीक है, इनकम कैसी होनी चाहिए? अदर देन फॉरेन सोर्सेज। एक बार इसे भी रीड करना। हमने बेसिक कंडीशन पढ़ ली है रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए कि बेसिक कंडीशन होती क्या है। इफ़ वन ऑफ द कंडीशन इज़ फुलफिल आउट ऑफ द टू देन द पर्सन इज़ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये हमने पढ़ ही लिया है बेसिक कंडीशन। अब एडिशनल या स्पेशल कंडीशन क्या है हमारे पास? रेजिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट 10 ईयर, यानी कि लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर्स में अगर वो 2 प्रीवियस ईयर या 2 साल से ज़्यादा इंडिया में रह लेता है तो वो ऑर्डनरी हो जाएगा। और स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज़ और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स, यानी कि जो लास्ट के 7 प्रीवियस ईयर हैं, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज़ या 730 डेज़ से ज़्यादा रह लेता है तो वो रेजिडेंट ऑर्डनरी रेजिडेंट हो जाएगा। अब ऑर्डनरी रेजिडेंट के लिए हमें ये दोनों कंडीशन फॉलो करनी ज़रूरी है, अगर इनमें से एक भी करोगे तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिडेंट उसके लिए नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट, ठीक है। तो ऑर्डनरी के लिए, रेजिडेंट के लिए तो पहले बेसिक में से थोड़ा मैस हो गया, इसको साफ़ कर लेते हैं, क्लीन किया, ठीक है। अब क्या है कि रेजिडेंट में हमारे पास 2 कंडीशन है, ऑर्डनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डनरी रेजिडेंट। पहले तो ये देखो कि रेजिडेंट के लिए क्या करना पड़ेगा। रेजिडेंट के लिए जो बेसिक 2 कंडीशन है उसमें से कोई सी भी एक, अगर कोई सी भी एक फॉलो कर लेते हो तो रेजिडेंट तो हो जाओगे।
और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए जो स्पेशल कंडीशन गिवन है वो दोनों फॉलो होनी चाहिए, और अगर दोनों में से एक भी फॉलो नहीं होती है तो आप नॉन रेजिडेंट हो जाओगे, ठीक है। इफ़ बोथ कंडीशन आर फॉलोड देन द रेजिडेंट पर्सन बिकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। अगर दोनों फॉलो होगी तो ही रेजिडेंट होगा, अगर दोनों फॉलो नहीं होती है तो नॉन ऑर्डिनरी हो जाओगे, ठीक है। इन केस ऑफ द HUF द कंडीशंस आर अप्लाइड ऑन कर्ता। अब जो हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल और HUF के केस में होता है, तो ये जो जितनी भी कंडीशन है ना, ये सब कर्ता के ऊपर होती है। जो कर्ता, जो मेन HUF का जो मेंबर होता है, जो मेन हेड होता है कर्ता, उसके ऊपर ये सब कंडीशंस अप्लाई होती है, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। अगर ये बेसिक कंडीशन को में से एक को फुलफ़िल करता है तो HUF रेजिडेंट होगी, ठीक है। अगर स्पेशल कंडीशन में से दोनों को फॉलो करता है तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी होगा, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी HUF, ठीक है। और अगर दोनों में से एक को भी फॉलो नहीं कर रहा है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगी HUF, ठीक है। यानी कि जो इसकी शर्तें, जो कंडीशन है, वो कर्ता के ऊपर अप्लाई होंगी HUF के केस में, ठीक है। इन केस ऑफ फर्म, ये तो हमने पढ़ लिया था इंडिविजुअल तक का। इन केस ऑफ फर्म AOP BOP एंड लोकल अथॉरिटी कहाँ मेंशन है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, ठीक है। अब कैसे होगा? इफ़ कंट्रोल ऑफ द अबोव इज़ होली और पार्शली इन इंडिया, क्या कंट्रोल और मैनेजमेंट होली यानी कि पूरी तरीके से या फिर पार्शली इंडिया में है तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। किसके केस में? फर्म AOP BOP लोकल अथॉरिटी के केस में, जो कि सेक्शन 6 में मेंशन है अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2, ठीक है। अगर कंट्रोल इंडिया में से है तो वो रेजिडेंट होगी, अगर कंट्रोल आउटसाइड इंडिया चला गया तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के केस में इंडियन कंपनी है तो वो रेजिडेंट होगी ही सही हमेशा, ठीक है। अगर अदर कंपनियाँ, इंडिया के बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, तो POEM होता है। अब POEM होता क्या है मैम? POEM है तो हमें पता ही नहीं कि POEM होता क्या है। तो POEM होता क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि जो अदर फॉरेन कंपनीज़ हैं या जो अलग कंपनीज़ हैं उनके लिए क्या होता है? POEM प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि उसका मैनेजमेंट किया कहाँ से जा रहा है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है क्या, कौन सी जगह है, ठीक है। इफ़ अ फॉरेन कंपनी इज़ रेजिडेंट इन इंडिया ओनली इफ़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली इन इंडिया। रेजिडेंट कब मानी जाएगी? जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट और उसके जितने भी अफेयर्स, यानी कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है प्रीवियस ईयर में इंडिया में हुए होंगे। बेसिकली कंट्रोल और मैनेजमेंट को ही देखते हैं कि अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेजिडेंट मानी जाएगी, अदरवाइज इट इज़ नॉन रेजिडेंट, ठीक है। ये हो गया आज के लिए, हमारा समाप्त तो हो चुका है हमारा आज का वीडियो। आज का जितना भी कंटेंट था हमने कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा क्रैश कोर्स प्लान देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ जाके देख लो कि हम आगे कौन कौन से वीडियोस करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। इस सेशन की वीडियोज़ के लिए और आने वाले हर सेशन की वीडियोज़ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लें, विच इज़ अरोरा क्लासेस फॉर नेट JRF। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो अरोरा क्लासेस 05 के नाम से। मेरा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, वहाँ पे अरोरा क्लासेस फॉर नेट JRF डालोगे, अरोरा क्लासेस के नाम से आपको ID शो हो जाएगी, वहाँ भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ जब फॉलो करोगे क्विज़ का जो लीडर बोर्ड होता है, हमें बहुत खुशी होती है जब हमारा नाम किसी अच्छे सोशल मीडिया पे होता है। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि अगर आप क्विज़ दे रहे हो और आप टॉप कर रहे हो और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है, टॉप 10 तक की पूरी रैंक वहाँ पे लीडर बोर्ड में मेंशन हो जाएगी, जो फेसबुक की ID पे वहाँ पे मेंशन हो जाएगी। तो अगर आपको प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी तो पता चले कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डाल दो, या टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो करके वहाँ डाल दो कि इस वीडियो में इस पॉइंट में, इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसे पढ़ो, रिवाइज़ करो और अच्छे से जो रिवीजन क्लास में दिया हुआ है, जो रिवीजन क्रैश कोर्स प्लान में दिया हुआ है उसे फॉलो कर लो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।